साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीए बीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स का थर्ड और फोर्थ पेपर है, यानी उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, उस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह जो पेपर है ये माता जीजाबाई गवर्नमेंट गर्ल्स ऑटोनॉमस कॉलेज इंदौर में स्थित है। उस कॉलेज में यह पेपर अप्रैल 2023 को हुआ है। तो इस पेपर का सॉल्यूशन अभी हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के सेकेंड ईयर का जो उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण का जो पेपर है उसके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखिएगा, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो आपका महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता विकास का पेपर है वो किस पैटर्न का आ सकता है, किस तरीके के एमसीक्यू हो सकते हैं। तो साथियों हम लोग चलते हैं अब माता जीजाबाई गवर्नमेंट गर्ल्स और पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज इंदौर का जो पेपर है अप्रैल 2023 के अंदर हुआ है, आधार पाठ्यक्रम का पेपर थर्ड, जिसका नाम है उद्यमिता विकास एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये पूरा पेपर 50 मार्क्स का यानी 50 नंबर का है और इसमें हम लोग कुछ सेक्शन की तरफ चल रहे हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन यानी 50 प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। साथियों पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक अच्छे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक अच्छे उद्यमी की व्यवसाय में पाने की इच्छा होती है। एन आइडियल एंटरप्रेन्योर्स डिस्क्राइब टू गेट इन हिज ऑक्यूपेशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई अचीवमेंट यानी उच्च उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का क्या है? तो अचीवमेंट्स ऑफ टारगेट इज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स, यानी सेकंड का हो जाएगा अंतिम बिंदु। यानी हम लोग जानते हैं कि कुछ भी प्राप्ति करने का क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि हमारा लक्ष्य प्राप्त करने का क्या है, तो यहाँ पर उद्यमी का अंतिम बिंदु होता है। लक्ष्य प्राप्ति उद्यमी का अंतिम बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, a system to do any work planning hypothesis or proportionals is called, यानी किसी कार्य को करने की व्यवस्था, योजना, अभिकल्पना अथवा प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो उसको परियोजना यानी प्रोजेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उद्यमिता शब्द किस भाषा का शब्द है? द वर्ड एंटरप्रेन्योर्स डेराइव्ड फ्रॉम, तो साथियों याद रखिएगा एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। उद्यमिता शब्द यानी एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, लक्ष्य संस्था के अस्तित्व की आधारशिला है। तो यहाँ पर वर्ड क्या आ जाएगा? आधारशिला। टारगेट आर द फाउंडेशन ऑफ एक्सेलेंस ऑफ एन इंस्टीट्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 6, बाजार अध्ययन 1 क्या है साथियों? तो यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर की बात करें तो तरीका। बाजार अध्ययन एक तरीका है जिसमें लक्ष्य प्राप्ति की समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो मार्केट एनालिसिस इज मेथड बाय विच प्रॉब्लम्स ऑफ टारगेट अचीवमेंट्स कैन बी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16, जिला उद्योग केंद्र क्या है साथियों? तो प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर हो जाएगा नियामक। तो जिला उद्योग केंद्र नियामक संस्थाओं में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आर इंक्लूडेड इन द, लिखें तो रेगुलेटरीज इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 8, शहरों में स्थानीय शासन के हाथों में होता है। तो लॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशंस इज सिटीज इन द हैंड ऑफ, तो शहरों में किसके हाथों में होता है? तो गांव में ग्राम पंचायत होती है, शहरों में नगर पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर परिषद या नगर पंचायत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एकदम नवीन विचार को ही क्या कहा जाता है? स्टार्टअप कहा जाता है। तो वेरी यूनिक आइडिया इज से एज स्टार्टअप। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टअप की वार्षिक आय कितने करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए? तो प्रश्न क्रमांक का 2 जो 10 है इसका आंसर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए 100 और 200 करोड़। तो साथियों उसमें रूल जो है वो हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसमें आया 25 करोड़ से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 100 करोड़। आगे चले प्रश्न क्रमांक 11, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की बात करिए। प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ है, पुरुषों की दोहरी मानसिकता भी महिला उद्यमियों की समस्या है। तो
इसका आंसर हो जाएगा सत्यम। डबल mentalities of men, it is also the problem of women entrepreneurs. Question number 12, there is a no effect on target achievements by continuous change is goals. लक्ष्यों को बार बार बदलने से लक्ष्य प्राप्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो साथियों ये इसका आंसर हो जाएगा 12 का असत्य। यदि बार बार आप लक्ष्य बदलोगे तो आपकी प्राप्ति पर असर पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 13, एक उद्यमी भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं होता है। तो बिल्कुल असत्य। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है इज अ ऑप्टिमाइज्ड टूवर्ड फ्यूचर्स, भविष्य के प्रति वो आशान्वित होता है। प्रश्न क्रमांक 14, निक्षेप स्वीकार करना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। तो टू एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बैंक, तो 14 का हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न क्रमांक 15 दिया हुआ है, परियोजना के तैयार करने में व्यय विनियोग है, यानी मनी इज एक्सपेंडेड ऑन प्रिपेयर ऑफ प्रोजेक्ट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो ये एक सत्य ऑप्शन हो जाएगा। यदि आप कोई प्रोजेक्ट तैयार करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 16, तकनीकी विकास में कमी उद्यमिता के विकास की समस्या है। तो बिल्कुल, यदि तकनीकी विकास नहीं होगी तो उद्यमिता का विकास भी नहीं होगा। तो सत्य कथन है ये। प्रश्न क्रमांक 17, लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं। देयर आर द 2 स्टेप्स ऑफ द गोल सेटिंग। तो प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर हो जाएगा फॉल्स। हमने लक्ष्य निर्धारण के 2 तरीके के आंसर पढ़े। कुछ जगह हमने पढ़ने को मिला 7 चरण और कुछ जगह हमने को पढ़ने को मिला है 10 चरण। तो 7 और 10 स्टेप्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सभी परियोजना एक समान होती है। ऑल प्रोजेक्ट आर द सेम, नहीं, फॉल्स सेंटेंस है ये। सभी परियोजना एक समान नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 19, प्रत्येक परियोजना का एक जीवन काल होता है। तो बिल्कुल ये ट्रू आंसर है कि एवरी प्रोजेक्ट हैज़ द लाइफ स्पेंस। प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक 20, बड़ी मेहनत व सकारात्मक व्यवहार उद्यमी की विशेषताएं होती है। तो 20वें का आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। 21, एक सफल उद्यमी में प्रबंधकीय योग्यता होना चाहिए। इट इज़ एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंटल स्किल ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उसमें प्रबंधकीय ज्ञान यानी कि मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया हुआ है, एक उद्यमी के लिए नेतृत्व क्षमता आवश्यक नहीं है। तो उद्यमी के लिए नेतृत्व क्षमता आवश्यक होती है। तो देयर इज, यहाँ पर देखें तो नो नीड ऑफ लीडरशिप क्वालिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके पास में स्किल होना चाहिए। 23, समर्थ योजना इज ऑपरेटेड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। समर्थ योजना महिला और पुरुष दोनों के लिए संचालित की जाती है। तो ट्रू आंसर है, समर्थ योजना महिला और पुरुष दोनों के लिए संचालित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, बैंक प्रोवाइडेड लोन ओनली फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। बैंक केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही ऋण देता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25, गतिविधियों का निरीक्षण एवं नियंत्रण उद्यमी के आधुनिक कार्य है, यानी इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ इन द मॉडर्न फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो 25 का आंसर हो जाएगा साथियों ट्रू, सत्य कथन है ये। 26, साहस एवं सकारात्मक सोच दोनों एक उद्यमी के आवश्यक गुण हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा 26 का ट्रू। 27, एक संगठन उद्यमी नहीं है बल्कि लोग उद्यमी है। तो 27 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों ट्रू, यानी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एंटरप्रेन्योर्स बट पीपल इज आर एंटरप्रेन्योर्स। तो उद्यमी कौन होता है? एक संगठन नहीं होता है बल्कि लोग उद्यमी होते हैं। 28 क्वेश्चन समस्त साथियों 27 का हो जाएगा ट्रू। एक संगठन उद्यमी नहीं होता बल्कि लोग उद्यमी होते हैं, इसका करेक्ट हो जाएगा 27 का, एंड इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 28,
सफल उद्यमी के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता आवश्यक होती है। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर्ड द एबिलिटी टू बैलेंस टेक्निकली नॉलेज एंड मार्केट नॉलेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। 29 विकसित देशों में उद्यमिता की आवश्यकता नहीं है। देयर इज अ नो नीड टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कंट्रीज। तो 29 का हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सभी कंट्रियों के लिए उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट उनकी आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 30 बैंक प्रोवाइड लोन ओनली फॉर फिक्स्ड कैपिटल। बैंक केवल स्थायी पूंजी हेतु ही ऋण प्रदान करती है। असत्य कथन है, वो बिना स्थायी पूंजी के भी ऋण प्रदान कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आगे साथियों आप लोग। अब देखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया हुआ एंटरप्रेन्योर्स इज द कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। यह कथन किसका है? तो 31 का आंसर हो जाएगा पीटर एफ डकर का कथन है। ये हमने इसके जो MCQ पढ़े थे अलग अलग 3 वीडियो लेक्चर में, आप वहाँ देख सकते हैं, इसको जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 उद्यमिता का संबंध है। एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू। तो इसका हो जाएगा उद्योग से, इंडस्ट्री से, बिजनेस से, इकोनॉमिक सर्विस से, यानी ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 उद्यमिता का विचार कब उद्भव हुआ? द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ओरिजिन इन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में उद्भव हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 मोटिवेशन सोर्स टू अचीविंग गोल इज। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रॉफिट यानी लाभ, इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन, और ग्राहकों का सर्जन कस्टमर क्रिएशंस यानी ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हु यूज्ड द वर्ड एंटरप्रेन्योर्स फॉर फर्स्ट टाइम। उद्यमिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचर्ड कैंटिनो। बी ऑप्शन है रिचर्ड कैंटिनो। क्वेश्चन नंबर 34 प्राचीन विचारकों के अनुसार उद्यमिता से क्या अभिप्राय है? अकॉर्डिंग टू प्रिमिटिव्स थिंकर्स एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर टू बियर द रिस्क ऑफ द ऑक्यूपेशंस। व्यवसाय में जो जोखिम करने का वहन रख सकता है, जो जोखिम करने की क्षमता रखता है, उसे उद्यमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 एंटरप्रेन्योर इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उद्यमी उत्पाद का घटक है। तो 37 का आंसर हो जाएगा उद्यमी उत्पाद का कौन सा घटक है? तो साथियों 5वां घटक है। तो उद्यमी उत्पाद के कितने घटक होते हैं? टोटल 5। पहला विचार निर्माण, दूसरा अवसर मूल्यांकन, अगला योजना यानी प्लानिंग, और फिर उसके बाद में निर्धारण, और निर्धारण के बाद आता उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। तो 5वां घटक होता है साथियों, याद रखिएगा। प्रोडक्शन इज अ 5th कंपोनेंट, अ 5th फैक्टर होता है। 38 प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम। परियोजना चयन प्रक्रिया आरंभ होती है। कहाँ से आरंभ होती है? तो 38 का आंसर हो जाएगा विचारों की खोज से, सर्चिंग ऑफ आइडियाज से। 38 का ए। 39 प्रोजेक्ट एवोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग। परियोजना का चयन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ दिस। बाजार सर्वेक्षण यानी मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस वित्तीय सर्वेक्षण, और टेक्निकल एनालिसिस यानी तकनीकी ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 40 वित्तीय योजना को प्रभावित करने वाले घटक फैक्टर डिटर्मिनेशन फाइनेंशियल प्लानिंग इज। तो 40वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी जोखिम की मात्रा, अमाउंट ऑफ रिस्क। क्वेश्चन नंबर 41 जिला उद्योग केंद्र का नियंत्रण किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आर कंट्रोल्ड बाय। तो हम लिख सकते हैं किसके द्वारा? इंडस्ट्रियल डायरेक्टर्स के द्वारा, उद्योग निर्देशालयों के द्वारा। तो 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों सी। चलते हैं 42 की तरफ। द चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ DIC, जिला उद्योग केंद्र की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है? तो चीफ मैनेजर यानी महाप्रबंधक होता है। 43 का करेक्ट आंसर देखते हैं। मध्य प्रदेश वित्त निगम का प्रधान कार्यालय कहाँ है? हेड ऑफिस ऑफ द MP फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज सिचुएटेड। तो भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44
मध्य प्रदेश आर्थिक विकास निगम कब स्थापित हुआ? एमपी, एक थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज़न है इसमें, तो मैं थोड़ा इंग्लिश वाला इसको प्रिफर करेंगे। एमपी वुमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश इन, यानी मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी साथियों, 1988 को। तारीख याद रखना चाहते रख सकते हो आप, 31 अक्टूबर 1988 को। 45 एमपी ट्राइबल फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश इन, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 29/9/1994, यानी 29 सितंबर 1994 को हुई है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 94, 94 मतलब 94। 46 निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार की स्वरोजगार योजना नहीं है। द फॉलोइंग्स आर नॉट गवर्नमेंट्स स्कीम्स फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी अंतर व्यवसायी निगम योजना, अंतर व्यवसायी कॉरपोरेशन स्कीम, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की नहीं है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्वरोजगार स्कीम कौन कौन सी है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रानी दुर्गावती सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना, स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना और दीनदयाल स्वरोजगार योजना, ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना है। 47 जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कब हुई? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स वाज एस्टेब्लिश इन। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मई 1978 में। 48 रानी दुर्गावती योजना रिलेटेड टू, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल मध्य प्रदेश से कब लागू हुई, याद रखना साथियों। तो रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 2003 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू हुई। याद रखना था साथियों तारीख, 1 अप्रैल 2003 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 49 अनुसूचित बैंकों का कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ द शेड्यूल्स बैंक। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ दिस। क्या क्या है? निष्पक्ष स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी फंक्शन, और ऋण प्रदान करना, ग्रीटिंग्स लोन, यानी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग कब प्रारंभ हुआ? एमपी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम्स। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 1979 को। तो साथियों ये थे 50 प्रश्न उद्यमिता विकास के। अब हम चलते 50 प्रश्न महिला सशक्तिकरण के। तो ये जो सेकंड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा, ये वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण का है। ये भी माता जीजाबाई गर्ल्स ऑटोनोमस कॉलेज जो इंदौर में स्थित है उस पेपर का सॉल्यूशन है। ये पेपर भी 3 अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यू पैटर्न में बटा हुआ है। अब उन तीनों की तरफ चलते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला, स्त्रियों को कितनी कलाओं में दक्ष होना चाहिए? वुमन शुड बी स्किल्ड इन 64। याद रखना साथियों, जो महिलाएं होती है यानी स्त्रियां होती हैं उनमें कितनी कलाएं होना चाहिए? 64 कलाएं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इन विच स्टेट 50% वुमन आर पंचायत हेड्स। किस राज्य में महिलाओं को 50% पंचायत में आरक्षण दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। प्रश्न क्रमांक 3 द आइडिया ऑफ एलिमिनेशंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट वुमन कम्स इन द ईयर। भारत में महिलाओं के प्रति सभी भेदभाव समाप्त करने का विचार वर्ष कौन सा था? तो 1993। क्वेश्चन नंबर 4 घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो चौथे का आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006 को पास्ड हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 भारत देश में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल कब पारित किया गया? इन इंडिया इन राज्यसभा वुमेन रिजर्वेशन बिल वाज पास्ड इन द ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है 9 मार्च 2010 को। तो आप तारीख भी याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 5वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई? 5th 5-year प्लानिंग इम्प्लीमेंट्स इन द ईयर। तो प्रश्न क्रमांक 6 का करेक्ट आंसर है 1974 से 1978, 1974 से 1978।
प्रश्न क्रमांक 7, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू मैरिज एक्ट पास्ड इन। तो प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा 1952। प्रश्न क्रमांक 8, रानी अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ? तो साथियों 31 मई 1725 को उनका जन्म हुआ। यहाँ पे जो दो तारीखें ऑप्शन में दे रखी है, 2 मई 1925 और 5 मई 1973, ये दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका 31 मई 1725 में रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था। याद रखिएगा 31 मई 1725। प्रश्न क्रमांक 9, मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित? मेहर वर्ड इज रिलेटेड टू। तो ये मेहर जो है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, यानी कि उसमें हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मेहर जो शब्द है वो दहेज प्रथा से संबंधित शब्द है। प्रश्न क्रमांक 10, मेरी कॉम का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो मेरी कॉम का नाम जो है वो मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। पहला प्रश्न आपको ट्रू और फॉल्स का दिखा देना है कि प्रश्न क्रमांक 11 बोल सकते हैं या प्रश्न क्रमांक 1 कह सकते हैं। वैदिक काल में सती प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, असत्य। वैदिक काल में सती प्रथा थी ही नहीं। प्रश्न क्रमांक 2, महिला शक्तिकरण में परिवार की गरीबी की कुल सीमा तक कम करने पर मदद मिलेगी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। प्रश्न क्रमांक 3, महिला शक्तिकरण में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका आवश्यक नहीं है। तो तीसरे का फॉल्स है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अति आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 4, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्वयं सहायता समूह एक सरकारी संगठन है। तो चौथे का हो जाएगा फॉल्स, गलत है। स्वयं सहायता समूह एक प्राइवेट संगठन है, एक एसोसिएशन है। प्रश्न क्रमांक 5, आंगनवाड़ी छोटे छोटे बच्चों के विकास में कार्यरत संस्था है। तो बिल्कुल साथियों इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। छठा, महिला शक्तिकरण प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। क्या करेक्ट आंसर है? तो नहीं, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, फॉल्स है। 10 मार्च को तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF डे मनाया जाता है। तो महिला शक्तिकरण जो प्रतिवर्ष 8 मार्च को ही मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, महिलाओं के पुनरुत्थान का काल वैदिक काल से शुरू हुआ था। प्रश्न क्रमांक 7 तो ये ट्रू है, महिलाओं का पुनरुत्थान वैदिक काल से प्रारंभ हो गया था। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति 1999 में बनाई गई। क्या ये लाइन करेक्ट है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो आंसर है फॉल्स है। 2001 में बनाई गई। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति 2001 में तैयार की गई, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 9, घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम वर्ष 2001 में पारित हुआ। क्या करेक्ट आंसर है? तो प्रश्न क्रमांक 9 का करेक्ट आंसर है 24 अगस्त 2005 को संसद से पारित हुआ। कब हुआ? 24 अगस्त 2005 को संसद से पारित हुआ। कौन सा? घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम। प्रश्न क्रमांक 10, घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 18 नवंबर 2004 को लागू हुआ। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये फॉल्स है। प्रश्न क्रमांक 11, भारतीय तलाक यानी संशोधन अधिनियम 3 अक्टूबर 2001 से प्रभावी है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। प्रश्न क्रमांक 12, सहभागिता को मजबूत करने के लिए 3 घटक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 का ये 3 घटक हमें मिले नहीं कि 3 घटक कौन से हैं, या वाक्य में 3 घटक है कि 4 घटक है, ये कहीं इसका आंसर मिला नहीं है। प्रश्न क्रमांक 13, हिंदू विवाह अधिनियम 1954 में पारित हुआ। तो ये फॉल्स है, 1955 में पारित हुआ था। प्रश्न क्रमांक 14, रानी अहिल्याबाई का जन्म 28 मई 1825 में हुआ था। गलत, 31 मई 1725 में हुआ था। रानी अहिल्याबाई के पति का नाम खांडेराव होलकर था। तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है कि रानी अहिल्याबाई के पति का नाम खांडेराव होलकर था। प्रश्न क्रमांक 16, देश की पहली महिला शिक्षक रानी दुर्गावती हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। हम लोग जानते हैं ज्योतिबा फुले जो है वो देश की पहला महिला शिक्षक होने का गर्व उनको प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 17, चिपको आंदोलन की अगुवाई सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है।
क्या टेसी थॉमस एक खिलाड़ी है? तो गलत है, टेसी थॉमस एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक साइंटिस्ट हैं। प्रश्न क्रमांक 19, सिंधुताई को माई के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 19 में सिंधुताई को माई के नाम से जाना जाता है। भरत मुनि में नाटकों में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है एमसीक्यू में, ऋग्वेद में किसकी कथा मिलती है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ब्रह्मा और सरस्वती का वर्णन मिलता है। प्रश्न क्रमांक 2, लैंगिक अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिवादी की जांच का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो प्रश्न क्रमांक 2 का बी धारा 11 के अंतर्गत है। महिलाओं के अधिकारों के संबंधी पुस्तक 10 जजमेंट दैट चेंज इंडिया, इसके रचनाकार कौन है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, जिया मोदी। प्रश्न क्रमांक 4, घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा उक्त सभी, स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट और आर्थिक क्षति। प्रश्न क्रमांक 5, घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत कर सकता है? तो इसका भी ऑल ऑफ दिस, यानी पीड़ित स्वयं, पीड़िता का संबंधी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो घरेलू हिंसा का भान हो या उसको उसके बारे में नॉलेज हो। प्रश्न क्रमांक 6, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, 26 अक्टूबर 2006 को। प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो 7वें का करेक्ट आंसर है 24 सितंबर 2001 को। तो साथियों यहाँ पर 24 सितंबर 2001 कोई सी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन 3 अक्टूबर 2001 लगा सकते हैं। इन चारों में से किसी एक को करेक्ट मानना होगा, तो फिर तो 2001 सन मैच कर रहा है, इससे 3 अक्टूबर 2001 हो सकता है, जबकि आंसर करेक्ट है 24 सितंबर 2001। प्रश्न क्रमांक 8, श्री शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि यह सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, भारतीय कानून में महिलाओं को कितने अधिकार दिए गए हैं? तो प्रश्न क्रमांक 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 11 अधिकार दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 10, सहभागिता को मजबूत करने के कितने घटक हैं? तो प्रश्न क्रमांक 10 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर डाउटफुल है, पर करेक्ट आंसर यहाँ पर साथियों सी, यानी कि 4 होना चाहिए। 11वां प्रश्न, भारत के संविधान के प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 11वें का करेक्ट आंसर है बी, 1951 में। प्रश्न क्रमांक 12, मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति अधिकार के विवाद किस नाम के साथ जुड़ा हुआ? तो शाह बानो केस के साथ जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 13, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1954 में पारित हुआ, वैसे 1955 अब 1954 हम आंसर लगा सकते हैं। एक मिनट साथियों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है सी, 1955 में पारित हुआ। प्रश्न क्रमांक 14, रानी अहिल्याबाई किस राज्य की रानी थी? अहिल्याबाई तो होलकर साम्राज्य की, जो इंदौर में स्थित है और ये मालवा अंचल में फैला हुआ था। प्रश्न क्रमांक 15, अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? तो प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर हो जाएगा ए, रामगढ़ की। वीरों की धरती किस राज्य को कहा जाता है? साथियों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश वीरों की धरती यदि हम कहें तो पूरे भारत में राजस्थान को वीरों की धरती कहते हैं, पर यहाँ पर आपको राजस्थान ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17 दिया हुआ है, सावित्रीबाई फुले का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप अच्छे से जानते हैं, महाराष्ट्र में हुआ था। किस राज्य की धरती को आंदोलन की धरती कहा जाता है? तो उत्तराखंड को आंदोलन की धरती कहा जाता है। सिक्कों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव सिक्कों के प्रथम गुरु थे। प्रश्न क्रमांक 20, पेप्सिको कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है? तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो ये थे महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता विकास के 50 और 50 यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन के आंसर। ये पूरा क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2023 में माता जीजाबाई गर्ल्स ऑटोनॉमस कॉलेज इंदौर में जो स्थित है उस पेपर का सॉल्यूशन था। तो आप मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हों, ये पेपर का सॉल्यूशन, इस पेपर का सॉल्यूशन आपके बहुत काम में आएगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।